आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा, पार्टी पदाधिकारियों संग करेंगे समीक्षा बैठक। उपचुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर, यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी आज। अयोध्या के भदरसा में नाबालिग से गैंगरेप, आज पुलिस चौकी के बिल्डिंग पर चल सकता है बुलडोजर। बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की रिहाई का आदेश, बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दिया आदेश। काशी विश्वनाथ मंदिर के येलो जोन में 2 मकान गिरे, हादसे में लगभग 8 लोगों के फंसे होने की सूचना। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर शहर शहर का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू हो जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों संग सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही संतों के साथ भी बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 7 अगस्त को भी अयोध्या में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर इसको लेकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे, जहां 7 अगस्त को अयोध्या में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी का ये दौरा 2 दिवस का रहेगा। 2 दिवस का अयोध्या का दौरा रहेगा, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठकर समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें संतों के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। साथ ही बता दें कि उपचुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। 7 अगस्त को अयोध्या में एक कार्यक्रम का आयोजन है। बताया जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर अयोध्या की तरफ से आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिन का अयोध्या दौरा चालू है, जहां पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ संतों के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 7 अगस्त को अयोध्या में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव को लेकर वही चर्चा भी की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से आ रही है, आपको दिखा रहे हैं प्राइम टीवी के चैनल के माध्यम से। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का 2 दिन का दौरा चालू है, क्या कितना अहम हो सकता है ये दौरा भाजपा के लिए? देखिए, अगर बात करें हम सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जो 2 दिवसीय दौरा है अयोध्या का, कहीं कहीं बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उन उपचुनाव को लेकर ये जो दौरा है योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का, तो कहीं कहीं इसकी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि उपचुनाव की जो जिम्मेदारी है, कहीं कहीं देखा जाए दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष, उसके साथ साथ में अगर बात करें जो अयोध्या की सीट है अवधेश प्रसाद, जहां से सांसद रह चुके हैं, और उसके पहले जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट थी वहां से विधायक थे, लेकिन उसके बाद वहां से अयोध्या से सांसद हो गए हैं। अब वो सीट मिल्कीपुर की सीट खाली है, लेकिन अब मिल्कीपुर सीट के साथ एक सीट मिल्कीपुर की और एक सीट अम्बेडकर नगर की, तो जाहिर सी बात है कि अम्बेडकर नगर में कटहरी सीट, जहां से लालजी वर्मा पहले विधायक थे, अब वहां से अम्बेडकर नगर से सांसद चुने गए हैं। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और प्रदेश अध्यक्ष को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं अगर बात करें मिल्कीपुर और कटहरी सीट की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जो वहां से अयोध्या से सांसद हुए हैं, बहुत ही हार्ड सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहां की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने, वहां की बागडोर खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ली है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अयोध्या
अयोध्या का जो दो दिन का दौरा है, 2 दिन के दौरे में योगी आदित्यनाथ वहां के पदाधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो अयोध्या के जो संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, उनके साथ में भी बैठकर वहां पे चर्चा करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो अयोध्या का दौरा है 2 दिन का योगी आदित्यनाथ का, इन्हीं सारी चीजों को लेकर दौरा 2 दिवसीय दौरा तय किया गया है। जाहिर सी बात है कि उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से देखा जाए, अयोध्या में अवधेश प्रसाद की जीत बहुत बम्पर तरीके से जीत हासिल हुई है। कहीं कहीं ये बीजेपी के लिए बहुत शर्मनाक थी, क्योंकि बीजेपी की हॉट सीट मानी जाती थी, जहां पर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर का शिलान्यास हुआ और वहां पे उद्घाटन हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जिसके लिए बीजेपी पूरा केंद्र सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी, और वहीं पर बीजेपी का हार जाना बीजेपी के लिए बहुत शर्मनाक बात थी। लेकिन अब वहीं की सीट जो विधानसभा की सीट है जिससे उपचुनाव होना है, मिल्कीपुर, और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि अंबेडकर नगर की कटहरी सीट जो अयोध्या से बिल्कुल सटी हुई है। जाहिर सी बात है कि दोनों सीटों की जिम्मेदारी, दोनों सीटों की बागडोर खुद यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ली है, जिसके लिए 2 दिवसीय दौरा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए। राजेश, अयोध्या का मामला आजकल बहुत गरमाया है, जिसको लेकर सियासत भी चल रही है। क्या लगता है आपको कि 2 दिन के दौरे पे सीएम योगी आदित्यनाथ नाबालिग के परिवारों से मिलेंगे, या जो मुद्दा है उसको भी लेके सपा पे कोई कटाक्ष करेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए उपचुनाव का माहौल है, कहीं कहीं वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो बच्ची के साथ वहां पे गैंगरेप हुआ, कहीं कहीं योगी आदित्यनाथ उस पर भी वहां जाकर उसके जो जिस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ उसके परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि सपा को घेरने हुए, सपा पर तंज कसते हुए भी नजर आएंगे। आज सपा पर कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज खुद योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और समीक्षा बैठक के साथ में, उपचुनाव की समीक्षा बैठक के साथ साथ में जो परिजन है, जो उस घटना के परिजन है, उन परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनको कहीं कहीं देखा जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी जो कहीं कहीं सहायता राशि भी आज प्रदान की जाएगी। और दूसरी चीज आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी को जिताने के लिए और इसी मुद्दे को भुलाने के लिए, खास करके जो वहां पे एक वारदात हुई, घटना हुई है, कहीं कहीं इस मुद्दे को भुलाने की पूरी कोशिश करेंगे योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में। और वहां पर अवधेश प्रसाद की जगह की जो उनके बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, उनको मिल्कीपुर से जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और वहां के लोगों से अनुरोध करेंगे जिताने के लिए। जिस तरीके से वहां पे अपराध हुआ, कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी को घेरते समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी तक छीन ली। भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही पूरे देश में भारी बवाल देखा जा रहा है। आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वहीं शेख हसीना भागकर भारत आ गई हैं, जिसके बाद ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को अब तत्काल जेल से रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यकाल ने बीएनपी की चेयरपर्सन पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का हुक्म दिया है। दरअसल उन्हें करप्शन के एक मामले में 10 साल की सजा हो गई थी। आरोप लगा था कि शेख हसीना ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया और पूर्व पीएम को इसकी सजा दिला दी। आपको बांग्लादेश की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां आप देख सकते हैं कि कल जो बवाल हुआ उसका असर कैसे बांग्लादेश के तख्ता पलट में दिखा। पहले आपको बता दें कि ये बांग्लादेश की सियासत में सबसे बड़ा भूचाल आया। बांग्लादेश में सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने शेख हसीना को इस्तीफे के बाद उनके राजनीतिक दलों से प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और सेना के प्रमुख अधिकारियों के एक अंतरिम संगठन गठन का ऐलान किया। उसके बाद उन्हें देश छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अभिनव, कल की तस्वीर देखी, बांग्लादेश में जो माहौल है वो काफी डरा देने वाला था। क्या कुछ मामला है, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में अब तक का सबसे बड़ा सियासी भूचाल, सियासी संकट जो है वो सामने आ चुका है। वहाँ की जो पीएम थी शेख हसीना, जो अब तक वहाँ पे राज कर रही थी, 2009 में पहली बार पीएम बनी, करीब 5 बार उन्होंने बांग्लादेश सरकार चलाई, लेकिन अब वो उनको वहाँ से फरार होना पड़ा, उनकी जान को वहाँ पे खतरा हो गया। वो अपना परिवार लेके बांग्लादेश से भाग निकली और उनके फैसलों से बांग्लादेश की जनता में, बांग्लादेश की आवाम में काफी नाराजगी थी और सेना ने किसी तरीके से मोर्चा संभाला, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति अभी भी काफी नाजुक बनी हुई है। और बांग्लादेश को अगर आप देखें तो जगह जगह पे वहाँ हिंसा हुई, बेमौत कई लोग मारे जा चुके हैं और जो आंदोलनकारी है वो कल पीएम आवास और संसद परिसर जैसे पवित्र जगहों पे घुसे और उन्होंने वहां पे तोड़फोड़, अराजकता फैलाई और कोई कसर नहीं छोड़ी। तो निश्चित तौर पे हम देख सकते हैं किस तरीके से बांग्लादेश में इतना बड़ा संकट आ गया है और बांग्लादेश की जो पीएम है वो कल भारत आ गई थी, लेकिन ऐसी खबर है कि अब किसी भी क्षण वो लंदन पहुंच सकती हैं और यहाँ से लंदन के लिए रवाना होने की उनकी तारीख है। कल भारत की सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे गाजियाबाद में मुलाकात की। गाजियाबाद के इंडियन एयरपोर्ट पे बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना लैंड हुई थी और अब उनको भारत के रास्ते से लंदन ले जाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के जो लोग हैं उनका अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है। शेख हसीना के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश, जबरदस्त नाराजगी देखने को वहां पे मिल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा को जेल से रिहा करने के भी आदेश दिए गए हैं, तो क्या कुछ ऐसा लगता है कि अब जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं उनको सौंपने की कवायद की जा सकती है? क्या ऐसा लगता है कि उनको फिर से उनकी सत्ता दी जा सकती है? निश्चित तौर पे देखिए बांग्लादेश की पूर्व पीएम जो खालिदा है वो इस वक्त जेल में बंद थी, लेकिन अब राष्ट्रपति ने उनकी भी रिहाई के आदेश दे दिए हैं। और आपको बता दें कि वो सबसे बड़ी विपक्षी दल का चेहरा है, यानी कि शेख हसीना के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा वहां पे है वो उन्हीं का है। विपक्षी दलों में काफी प्रमुखता से उनका नाम सामने आता रहता था और वो पहले भी पीएम रही है और शेख हसीना से लगातार चुनाव में कांटे की टक्कर उन्हीं से उनकी रहती थी। तो जब शेख हसीना बांग्लादेश में है नहीं, तो ऐसे में उनके लिए अवसर खुल गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन बहुत ही शीघ्र हो चुका है, जो अब उन्हीं के नाम होने जा रहा है। बांग्लादेश की पूर्व के पीएम को एक बार फिर से कमान मिल रही है। हालांकि सेना जरूर इसमें अपना इंटरफेयर रख रही है, लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो सकता है। वहीं जेल से कई आतंकवादी के भाग जाने की खबर है, कई आतंकवादी जेल से बाहर आ चुके हैं, ऐसी भी खबर है, जिसको लेकर भारत भी अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। जो बीएसएफ के डीजी है वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पे जितने भी राज्यों में, चाहे त्रिपुरा की बात करें, चाहे अन्य जगहों बात करें, जहां भी बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है, भारत बॉर्डर बांग्लादेश का, वहां पे सुरक्षा अलर्ट दी गई है और भारत में भी काफी इस बात को लेकर अलर्ट है कि कोई भी अप्रिय घटना न हो पाए, कोई भी आतंकवादी जो है किसी घटना को कारित न करें, क्योंकि बांग्लादेश की पीएम के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा न हो। बांग्लादेश में एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन था आरक्षण को लेके, ये आखिर इतने बड़े स्तर पर कैसे पहुंच गया कि पूरी तख्ता पलट ही हो गई, पूरी सरकार के अगेंस्ट ये चली गई? क्या वहां की सरकार इतनी नाकाम थी कि उनको अंदर चल रहे इसके बारे में पता भी नहीं चला? एक छोटी सी चिंगारी इतना बड़ा वजह बन गया सरकार को गिराने में। देखिए निश्चित तौर पे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को इन सभी बातों की जानकारी थी, लेकिन वो सब कुछ जानकर भी अनजान बनी हुई थी। उनकी आवाम में उनके खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने सभी चीजों को अनदेखा किया और जब उन्होंने समय की इज्जत नहीं की तो वक्त आने पे बांग्लादेश की तमाम जनता उग्र हो गई। आंदोलनकारियों का आपने किस तरह से गुस्सा देखा, आपने कल वो पीएम आवास में घुस गए, वहां जो खाना रखा था उसको किस तरीके से बर्बाद करने में जुट गए, टीवियों फोड़ी, उन्होंने संसद परिसर में हमला किया। तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही जरूर रही। उन्होंने समय रहते अपनी जनता की बात नहीं सुनी, जनता के मन की बात नहीं समझ पाए और इसका देखिए खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ा। काफी देर लगा दी उन्होंने इस्तीफा देने में। जब उनको 45 मिनट का अल्टीमेटम सेना रूप ने दिया तब जाके उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके पहले तक वो इस्तीफा भी देने की राजी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सियासी संदेश अन्य देशों के लिए भी है और अन्य हुक्मरानों के लिए भी है कि आपको अपनी जनता की बात सुननी होगी और जनता के खिलाफ जाके आप कुछ भी कर नहीं सकते। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और क्या कल बांग्लादेश में दिन दहाड़े देखने को मिला, जब वहां दिन दहाड़े जो तख्ता पलट था वो हो गया और शेख हसीना जो 15 साल से वहां की सत्ता पर काबिज थी, किस तरह उनको अपना परिवार लेके भागना पड़ा, ये पूरे विश्व ने देख लिया। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश मानो अब हुड़दंगियों के हवाले में है।
पड़ोसी मुल्क में ना कोई कानून बचा और ना कोई अदालत और ना ही कोई सरकार है। राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री आवास तक भीड़ के कब्जे में है, जहां हुड़दंगियों ने सोमवार को धावा बोला। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद लगभग पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का माहौल है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री का घर और इसके साथ कई प्रमुख नेताओं के आवास को भी बर्बाद कर दिया, जमकर वहां तोड़फोड़ की, आगजनी की। वहीं उपद्रवियों ने शेरपुर जिला जेल को तोड़ते हुए वहां से कैदियों को भी भगा दिया। बताया जा रहा है कि शेरपुर जेल में 500 से ज्यादा कैदी भी वहां से भाग निकले हैं, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रख दी गई हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बांग्लादेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पे नेताओं के और प्रधानमंत्री के घरों को तोड़ने के साथ साथ वहां के लोगों ने जेल पर भी अटैक किया और 500 से ज्यादा आतंकी वहां से रिहा हो गए हैं। क्या कुछ असर पड़ेगा इसका भारत पे और दूसरे देशों पे? देखिए, अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जिस तरीके से वहां पे तख्ता पलट हुआ है, कहीं न कहीं वहां के जो वहां पे हुड़दंगी से कहीं कहीं देखा जाए तो वो जेल का गेट तोड़ दिए, वहां पे आग लगा दिए, जिसके बाद वहां से 500 कैदी जेल से फरार हो गए हैं। और उसके बाद फरार होने के बाद 500 कैदियों के साथ साथ में 20 आतंकवादी भी वहां पे बंद थे, तो आतंकवादी भी वहां से फरार हो गए हैं। तो जाहिर बात है कि सारी चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए तो भारत के साथ साथ में कई देश जो है वो अलर्ट मोड पे है। भारत भी अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सीमा पर अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बिल्कुल बीएसएफ जो है कहीं कहीं अलर्ट मोड में नजर आ रही है। और चारों तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियां जो है बिल्कुल अलर्ट मोड पे रखी गई है। जी राजेश, स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, क्या कुछ लगता है कि भारत में इन आतंकियों की घुसपैठ की वजह ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, अगर बात करें घुसपैठियों के भारत में घुसपैठ करने की, कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से आतंकी वहां से फरार हुए हैं, जेल तोड़कर फरार हुए हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत के साथ में चिंता का विषय। तो दूसरी चीज वही चीज राजेश, आपको बीच में रोकना चाहेंगे क्योंकि इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दे रहे हैं प्राइम टीवी के माध्यम से, जहां सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हालात की जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है, जिसमें बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर भी बैठक की गई है और वहां की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है, विदेश मंत्री के साथ साथ और भी मंत्री इस बैठक में बैठ रहे हैं और बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति को लेकर चर्चा की जा रही है। कितनी अहम बैठक है ये भारत की सुरक्षा को लेकर? राजेश, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही जी राजेश, जो सर्वदलीय बैठक की जा रही है इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं और भी बड़े नेता हैं। बताया जा रहा है कि इसमें बांग्लादेश के हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक भारत की सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सर्वदलीय बैठक को लेकर जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, कहीं कहीं देखा जाए तो जो सर्वदलीय बैठक की जा रही है उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहां पे सेना का राज हो गया, उसके बाद वहां पर 500 कैदी वहां की जेल से फरार हो गए, उसके बाद 20 आतंकवादी वहां की जेल से फरार हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक करना बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज, देश की सुरक्षा को लेकर जो सर्वदलीय बैठक की जा रही है, कहीं कहीं इसमें सभी दल के जो नेता है कहीं कहीं देखा जाए तो सभी मौजूद है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद है, उसके साथ में पीएम मोदी के साथ में गृह मंत्री अमित शाह, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। जी
राजेश, ये बैठक क्या इस बहुत महत्वपूर्ण है, बताया जा रहा है कि 500 आतंकवादी छूट गए हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं भारत ने जो शेख हसीना को शरण दिया है, क्या इसका खामियाजा भी भारत को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि इसकी वजह से, शेख हसीना को शरण देने की वजह से कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पे भारत है। बिल्कुल, जिस तरीके से बांग्लादेश में मामला हुआ कहीं कहीं बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश से भाग कर आई बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, तो जाहिर सी बात है कि उन सारे मुद्दों को देखते हुए आतंकवादी कोई न कोई कदम उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। जबकि आपको बता दें कि पाकिस्तान इसकी निंदा कर रहा था कि भारत को शेख हसीना को अपने यहाँ शरण नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके से भारत का संबंध था, तो संबंध को देखते हुए जाहिर सी बात है कि शेख हसीना को भारत में शरण दी गई है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं बिल्कुल वो अलर्ट मोड पर है, चाहे बीएसएफ की बात करें चाहे सुरक्षा एजेंसियों की बात करें। तो जाहिर सी बात है कि जो बांग्लादेश और भारत की सीमा है वहां पर भी सुरक्षा अलर्ट व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल अलर्ट है, वहां पर भी किसी परिंदा भी पैर न मार पाए, जिसके लिए पूरी तरीके से। राजेश, क्या लगता है इस बैठक में किन किन चीजों पे चर्चा की जा सकती है सुरक्षा को लेकर? देखिए, सुरक्षा को लेकर जो शेख हसीना भारत आई है, कहीं कहीं देखा जाए तो उसको लेकर ये बातचीत कर उसमें बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ में जो वहां से 20 आतंकवादी फरार हुई है बांग्लादेश से की जेल से, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस बैठक में मुद्दा उठ सकता है। ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर थी, जहां बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए हैं। बता दें कि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद हैं और सर्वदलीय बैठक रखी गई है। काफी अहम ये बैठक बताई जा रही है, जो भारत की सुरक्षा को लेके ये बैठक की जा रही है। आने वाले कुछ दिन भारत के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत को ने शेख हसीना को शरण दी है। ऐसे में आतंकियों के निशाने पे वहां के जो मुस्लिम समुदाय हैं, जो आतंकी हैं, जिन्होंने माहौल खराब किया हुआ है, उनके निशाने पे सीधे तौर पे भारत आता है। तो भारत की सुरक्षा को लेकर ये सर्वदलीय बैठक की गई है। इसके लिए जरूरी है कि अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाए, लोगों पे नजर रखी जाए। देखना है कि कितना अहम और क्या कुछ निकल के आता है निष्कर्ष इस बैठक का। फिलहाल बता दें कि दिल्ली में संसद भवन में ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, जहां बांग्लादेश के हालात के साथ साथ भारत की सुरक्षा को लेकर भी कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें सभी दलों के नेता एक साथ बैठे हैं, क्योंकि भारत की सुरक्षा को लेकर इस पे चर्चा की जानी है। आने वाले कुछ दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की जेल से 500 से ज्यादा कैदी आतंकवादी रिहा हुए हैं, जो भाग चुके हैं। ऐसे में ये बहुत अहम मुद्दा है कि क्या भारत के लिए इनकी रिहाई, इनका भाग जाना काफी शक के घेरे में आता है। और बताया जा रहा है कि क्योंकि शेख हसीना को भारत ने शरण दी है, तो इसके लिए भारत सीधे तौर पे उनके निशाने पे आता है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे समूह संवादक संजय राजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राजन जी, एक अहम बैठक की गई है बांग्लादेश के हालातों के साथ साथ भारत की सुरक्षा को भी लेके, कितनी अहम हो सकती है ये बैठक, बताइए दर्शकों को। देखिए, जिस तरह से कल बांग्लादेश में हालात पैदा हुए, उसके बाद से ही पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय अलर्ट मोड पर था। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चाहे सलाहकार अजीत डोभाल की बात की जाए या तमाम लोगों से वो संपर्क में थे। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जो इनपुट निकल करके आ रहा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के ISI एजेंसी और चाइना ये दोनों काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और वहाँ पे हालात को वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से सामान्य होने पाए। ये दोनों ही भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बांग्लादेश में भारत की ओर से चलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती, एक लंबा बॉर्डर तो है ही बांग्लादेश के साथ भारत का,
लेकिन जो इतने वर्षों का, दशकों का जो मित्रता भरा एक माहौल रहा है बांग्लादेश के साथ भारत का, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चन है। हालांकि ये माना जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो है यूनुस, उनको संभवतः अंतरिम प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिलाने की बात की जा रही है। अभी हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें पाकिस्तान का जो इनपुट आ रहा है और चाइना का जो इनपुट आ रहा है वो भारत के लिए चिंता का विषय है। और इसको लेकर के हाई लेवल कमेटी कल रात में ही बैठी थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम अधिकारी मौजूद थे। देर तक मंत्रणा होता रहा और आज सर्वदलीय बैठक करके एक ठोस रणनीति पर फैसला लेने की कवायद मोदी सरकार की ओर से की जा रही है, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर ब्रीफिंग दे रहे हैं जितने भी दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनको, कि आखिर भारत क्या कुछ कर रहा है और आने वाले दिनों में क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के बढ़ते प्रभुत्व। संजय जी, बताया जा रहा है कि हाँ, भारत के जो पड़ोसी देश में जो बांग्लादेश में ऐसा हुआ, ऐसे में भारत की सुरक्षा को लेके काफी चिंताजनक स्थिति है। तो क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, इसके साथ साथ उत्तरी पूर्वी राज्यों की सुरक्षा के साथ साथ जितनी सुरक्षा बांग्लादेश से करनी जरूरी है, उतनी ही पाकिस्तान और चीन को भी लेके अहम चीजें हैं? देखिए, चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो भारत के लिए हर समय से चिंता का विषय है। आपको याद होगा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव अक्सर बोला करते थे कि पाकिस्तान में उतना डर नहीं जितना चीन की विस्तारवादी नीति से है। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। श्रीलंका में क्या हालात हुआ, चाइना ने किस तरह से वहाँ प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की और बाद में आर्थिक संघाली के दौर में श्रीलंका चला गया और वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। हालांकि भारत ने निश्चित तौर पर उसमें सहयोग दे करके कहीं ना कहीं कोशिश की। नेपाल की बात करनी जाए, वहाँ भी चाइना जिस तरह से प्रवेश कर गया है, भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। अक्सर आप देखते होंगे जो हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद और जो हमारे साथ एक बेटी रोटी का रिश्ता रखता है, इसके बावजूद भी वहाँ से किस तरह से विरोध के सुर उभरने लगे थे। हालांकि नरेंद्र मोदी और उनकी विदेश नीति कूटनीति काम आई और फिर से नेपाल के साथ रिश्ते बेहतर हो सके। अब हालत बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश निश्चित तौर पर भारत का बहुत बड़ा भागीदार रहा है। अरबों रुपया का प्रोजेक्ट भारत सरकार के सौजन्य से वहाँ पर चलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है उन सब की चिंता करनी होगी भारत सरकार को, मोदी सरकार को। और इन सबसे ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान और चीन से मौके का कहीं फायदा न उठा ले, नाजायज फायदा न उठा ले, इस पर भारत को निश्चित तौर पर एक ठोस रणनीति बनानी होगी। और इस सर्वदलीय बैठक के बाद संभवतः ऐसी रणनीति पर भारत आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताया आपको कि दिल्ली में संसद की सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है, जिसमें भारत की सुरक्षा के लिए अहम फैसले लिए जा रहे हैं। भारत में अब भी शेख हसीना मौजूद है, 12 घंटे से ज्यादा देर से मौजूद है। बताया जा रहा है कि हसीना शेख को भारत में रहते हुए 12 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है। सोमवार शाम 5:36 पर शेख हसीना भारत आई थी। किस देश में जाएंगी, फिलहाल इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। बड़ी अपडेट आपको बताते हैं कि भारत में शेख हसीना अब भी मौजूद हैं। 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है शेख हसीना को भारत में रहते हुए। इसके बाद वो कहां जाएंगे, फिलहाल इसकी स्थिति का भी पता नहीं चल पाया है। कल शाम 5:36 पर शेख हसीना भारत में आई थी। किस देश में उन्हें जाना है, अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मोची का वीडियो किया वायरल। रामचेत के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ये राहुल गांधी मोची का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। कोर्ट से लौटते समय मोची की गुमटी पर रुके थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने मोची रामचेत की गुमटी पर रुके थे, वहां पे उनका काम देखा, उनसे बातचीत की। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि बदहाल स्थिति को देख भिजवाई थी जूता सिलाई मशीन। विधायक नगर चौराहे के पास गुमटी लगाता है रामचेत, जहां पे राहुल गांधी कोर्ट से लौटते वक्त उस मोची की दुकान पर बैठे थे और वीडियो बनाया। वहीं पे राहुल गांधी ने मोची का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया है। लखनऊ से बड़ी खबर, बसपा आरक्षण के मुद्दे को सियासी धार देगी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले को हथियार बनाकर बसपा प्रचार करेगी। गांव चलो अभियान चलाकर एससी और एसटी को बसपा अब जागरूक करेगी। ये बड़ी खबर, बीएसपी कोटे के अंदर कोटा करने के फैसले से सहमत नहीं है।
इस फैसले से जब चाहेंगे आरक्षण कोटा खत्म कर देंगे। बसपा की तरफ से ये बयान आया है। बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर कार्यकर्ता गांव में चौपाल लगाएंगे और गांव चलो अभियान का शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि चौपाल के जरिए लोगों को समझाने का भी बसपा पूरा प्रयास करेगी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही थी। बसपा आरक्षण के मुद्दे को अब सियासी धार देने के चक्कर में है। प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक की 50 करोड़ की संपत्ति की गई चिन्हित। ये बड़ी खबर, अतीक की 50 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई। कसारी मसारी इलाके में इसकी संपत्ति मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से, जहां अवैध तरीके से अतीक ने अपनी संपत्ति बनाई थी, जो अब चिन्हित कर ली गई है। अतीक की 50 करोड़ की संपत्ति प्रयागराज में चिन्हित की गई है, जो कसारी मसारी इलाके में मिली है। कसारी मसारी इलाके में 50 करोड़ की संपत्ति मिलने की खबर आई है। आपको बता दें कि अतीक ने अवैध तरीके से अपनी ये 50 करोड़ की संपत्ति बनाई थी। फिलहाल शहर खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते हैं प्राइम टीवी।